साल था 1946। गुवाहाटी। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार असम की धरती पर आए थे। मुस्लिम लीग की रणनीति साफ थी कि असम को बंगाल के साथ जोड़कर भविष्य के पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सभा में असम को पाकिस्तान की परिधि में खींचने की कोशिश की तो मंच के पीछे खड़े एक दुबले पतले व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, जिन्ना साहब, आप चांद को जमीन पर लाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन असम को भारत से अलग करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह कोई उग्र भाषण नहीं था, न ही भीड़ को भड़काने की कोशिश। यह उस शख्स का आत्मविश्वास था जिसने आगे चलकर असम के भाग्य की दिशा तय कर दी। यह शख्स कोई और नहीं, गोपीनाथ बोरदोलोई थे, जो आज़ाद भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत रत्न से सम्मानित हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के और मैं हूं नवनीत कुमार। 6 जून 1890 को असम के नौगांव जिले में गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से चिकित्सक थे और समाज सेवा को जीवन का उद्देश्य मानते थे। घर में हर दिन गरीब, बीमार और पीड़ित लोग आते जाते रहते थे। बचपन से ही गोपीनाथ ने देखा कि सेवा केवल दया नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। यही कारण था कि उनके भीतर सामाजिक न्याय और जन कल्याण की भावना बहुत कम उम्र में विकसित हो गई। 1908 में उच्च शिक्षा के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई कोलकाता पहुंचे, जहां उस समय बंगाल नवजागरण अपने चरम पर था। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए वे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान विचारकों से प्रभावित हुए। यह वही दौर था जब उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक गुलामी भी है। यहीं उनके मन में राष्ट्र सेवा का संकल्प पक्का हुआ। 1921 में जब कांग्रेस ने असम में संगठित रूप से प्रवेश किया, तब गोपीनाथ बोरदोलोई ने एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस ज्वाइन की। असहयोग आंदोलन के दौरान वे गांव-गांव घूमे और लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। यह पहली बार था जब असम की आम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे जुड़ी। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लिया तो बोरदोलोई ने राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। उन्होंने गुवाहाटी में वकालत शुरू की, लेकिन यह भी सेवा का ही एक रूप था। वे गरीब, किसानों, आदिवासियों और शोषितों के मुकदमे लड़ते थे, वो भी बिना कोई फीस लिए। इस दौर ने उन्हें जनता की वास्तविक समस्याओं से और गहराई से जोड़ दिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1936 में असम में चुनाव हुए। कांग्रेस ने बोरदोलोई के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की, लेकिन अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत मुस्लिम लीग के मोहम्मद शहदुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया। यह असम के जनादेश का खुला अपमान था, लेकिन बोरदोलोई ने हिंसा या अराजकता का रास्ता नहीं चुना। 21 सितंबर 1938 को गोपीनाथ बोरदोलोई असम के मुख्यमंत्री बने। उस समय असम की राजधानी शिलोंग थी। उनके शासन में पहली बार प्रशासन जनता के हितों के अनुसार काम करता दिखा। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई और असम को राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्यधारा से मजबूती से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद बोरदोलोई सरकारी काम से शिलोंग से गुवाहाटी गए। लौटते समय उनके साथ सरकारी अधिकारी थे। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने बताया कि ईंधन और किराए का हिसाब बनाना है। अधिकारी आगे बढ़े कि सरकार से भुगतान हो जाएगा। बोरदोलोई ने जेब से पैसे निकाले और कहा, यह मेरा निजी सफर था, इसका बोझ सरकार पर क्यों पड़े। मुख्यमंत्री होकर भी सार्वजनिक धन को निजी सुविधा न बनाने की यह आदत उनकी सादगी की पहचान बन गई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरन युद्ध में झोंकना चाहा। गांधी जी के आह्वान पर देश भर के कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के साथ बोरदोलोई ने भी इस्तीफा दे दिया। सत्ता छोड़ना उनके लिए कठिन नहीं था, क्योंकि उनके लिए सिद्धांत पद से ऊपर था। इस्तीफे के बाद राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर
सहदुल्ला दोबारा मुख्यमंत्री बने और बोरदोलोई को जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्हें पता चला कि मुस्लिम लीग और ब्रिटिश प्रशासन मिलकर असम को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़कर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। यह खबर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। 1942 में वे गुवाहाटी जेल में थे। एक सहायक मिलने आया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, बाहर लोग संभाल लेंगे। बोरदोलोई मुस्कुराए और बोले, चिंता अपनी नहीं है, असम की है। अगर असम बचा रहा तो मैं भी बचा रहूंगा। 1944 में जेल से बाहर आते ही बोरदोलोई पूरी ताकत से असम को बचाने के मिशन में जुट गए। उन्होंने नेहरू, गांधी और सरदार पटेल से संपर्क किया और असम की भौगोलिक व सांस्कृतिक विशिष्टता को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा। उन्होंने साफ कर दिया कि असम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत असम को बंगाल के साथ ग्रुप सी में रखने का प्रस्ताव आया। इसका मतलब था भविष्य में पाकिस्तान में जाना। बोरदोलोई ने इसका खुला विरोध किया। जब जिन्ना गुवाहाटी आए तो असम को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही। तब बोरदोलोई चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि असम भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। गांधी जी ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और कहा कि गलत के आगे झुकना पाप है। उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण असम दंगों से भी बचा। अंततः असम को ग्रुपिंग से बाहर रखा गया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद बोरदोलोई ने असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आधुनिक संस्थानों की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग शिक्षा, कृषि सुधार और आदिवासी कल्याण उनके शासन की पहचान बनी। उन्होंने समावेशी प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत किया। 1950 में गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्हें वह राष्ट्रीय पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। वे बिना किसी शोर शराबे के इतिहास के पन्नों में चले गए। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि उस ऐतिहासिक भूल का सुधार था जिनमें देश ने अपने एक महान राष्ट्र निर्माता को देर से पहचाना। आज गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उनकी प्रतिमा लगी है। संस्थानों और असम की राजनीतिक चेतना में गोपीनाथ बोरदोलोई जीवित हैं। अगर वे न होते तो शायद असम का नक्शा आज कुछ और होता। उनका जीवन आज भी यह सिखाता है कि एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास की दिशा बदल सकता है। तो ये थी गोपीनाथ बोरदोलोई की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।